हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक, जो कि बिल्कुल ही आज ये फर्स्ट क्लास है हमारा, जो कि आपका आने वाले एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी जेई हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे आज जो है ये फर्स्ट क्लास है और ये थ्योरी क्लास है। जब हम लोग यहाँ पे थ्योरी पूरा कवर कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो जैसा कि आपके आरआरबी, सॉरी, इसमें एसएससी जेई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे और उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उसको भी यहाँ पे मैं करवाऊँगा। ठीक है। तो आप लोगों को बस मेरे साथ बने रहना है इस चैनल में। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो वो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स आपका होता क्या है। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, है ना। जो कि आपका गैस मॉलिक्यूल्स है, वेपर्स है, उसका जो एनर्जी होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिटेल से स्टडी करते हैं। और कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, राइट। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सपोज जैसा कि हमारा हीट होता है, तो हीट जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, हीट को कन्वर्ट करते हैं हमारा अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, है ना। तो ये सारा चीज़ का स्टडी हम लोग किस में करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं डिफिनेशन जो है वो क्या है। The thermodynamics is that branch of engineering science which deals with the energy possessed by the gas and vapor. Okay, it's also include the conversion of this energy in terms of heat and mechanical work and their relationship with property of the system, right. So this is called thermodynamics. तो हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपको देखिए, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बी डिफाइन एज अ डिफिनिट एरिया और स्पेस। ये कुछ भी नहीं, ये क्या है, एक डिफिनिट एरिया है और स्पेस है। जैसे ये मेरा हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। ओके। देयर वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस, जहाँ पे आपका क्या होगा, ये एक डिफिनिट एरिया और स्पेस है जहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो टेक प्लेस करता है, आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैज़ अ बाउंड्री, ये इसका क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे, इसका बाउंड्री बोलेंगे। और आउटसाइड ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर में जो भी ये सारा स्पेस है वो सारा क्या कहलाता है, इसका सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है। यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आपको पूछा जाए क्या होता है, तो उसको एक बाउंड्री होता है और बाउंड्री के बाहर जो भी चीज़ होते हैं उसको हम लोग सराउंडिंग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बस यही आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जो है हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं थ्री कैटेगरी में। ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। तो फर्स्ट वन इज योर क्लोज सिस्टम। ठीक है, पहला क्या आपका क्लोज सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, बंद सिस्टम। मतलब यहाँ पे क्या आपका ऐसा सिस्टम जिसमें आपका क्या हो, मास जो होगा वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, मास जो होगा वो बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, ना ही अंदर आ सकता। मास बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मे बी हीट और वर्क जो है वो बाहर अंदर जा सकता है, आपका बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, बट नो एडिशन और लॉस ऑफ ओरिजिनल मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इन ए सिस्टम हीट एंड वर्क क्रॉस द बाउंड्री of the system, but there is a no addition or loss of original mass of the working substance. So this type of system is called closed system. For example, जैसे कि इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई एक जो है सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में यदि हमारा यहाँ पे मास जो है ना ही अंदर जाएगा और ना ही बाहर आएगा, मीन्स मास ट्रांसफ़र जो होगा वो टोटल जीरो होगा। बट यहाँ पे हीट जो है वो आउटसाइड और इनसाइड हो सकता है, हीट आपका आ सकता है, जा सकता है, और यहाँ पे वर्क जो है वो भी इन और आउट कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम का टाइप है वो है हमारा ओपन सिस्टम। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होता है हमारा, यहाँ पे आपका जो है मास जो होता है वो इन और आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास जो है ट्रांसफ़र वो जीरो नहीं होता है, और वर्क और हीट तो वो तो यहाँ पे जो है वो तो ट्रांसफ़र होगा ही। ठीक है, हीट और वर्क वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है और मास भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है,
इस सिस्टम के बाउंड्री से। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, इन दिस सिस्टम द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, द हीट एंड वर्क में ऑल्सो क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, ये आपका क्या होगा, ओपन सिस्टम होगा। और क्लोज सिस्टम में आपका क्या था, क्लोज सिस्टम में हमारा सिर्फ मास जो है वो फिक्स रहता था, और एनर्जी और वर्क जो है आपका, हीट, वो आपका क्रॉस कर सकता था बाउंड्री। पर ओपन सिस्टम में यहाँ पे तीनों जो है बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। लास्ट जो है आपका यहाँ पे सिस्टम का टाइप्स वो है आइसोलेटेड सिस्टम। और ये आपका क्या होता है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास एंड नो हीट एंड वर्क क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें कि ना ही मास आपका ट्रांसफ़र होगा, ना हीट होगा, ना ही वर्क होगा। ठीक है, ये मतलब पूरी तरह से क्या है, आइसोलेटेड है। मीन्स ना ही कुछ बाहर जा रहा है, ना ही कुछ अंदर आ रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है ऐसे सिस्टम को, याद रखिएगा। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र जीरो होगा, वर्क ट्रांसफ़र जीरो होगा, और मास ट्रांसफ़र ये भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये था हमारा तीसरे टाइप का सिस्टम। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम से। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम में भी आपका दो टाइप्स होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, दूसरा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आपको कोई भी एक प्रॉपर्टी दे देगा, जैसे कि वॉल्यूम, अब पूछ लेगा कि बताइए ये जो है क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहचान करना पड़ेगा। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे, और इससे ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वो जेई एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी जेई वगैरह में, या फिर कहीं पे भी आप ऑब्जेक्टिव वाला जो भी आपका वन लाइन वाला एग्ज़ाम वगैरह मल्टीपल चॉइस वाला होगा, उसमें इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको आखिर क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, ऑल द क्वांटिटीज विच आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारा क्या है, हमारा आइडेंटिफाई करता है किसको, सिस्टम्स को। तो ये सारा क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। सो हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी जनरली. So the first one is your extensive property, and second one is your intensive property, right? Intensive property. So one by one we discuss both these two. So the first of all we discuss extensive property, right? So the property of the system whose value for the entire system is equals to sum of their value for the individual part of the system are called extensive property. Means what? ए इसमें आपका क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ आपका कि यहाँ पे देखिए, आपका यदि हम लोग इंटायर कोई हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का हम लोग यदि यहाँ पे कंसिडर करके इसको हम लोग ऐड करें, तो हमको फाइनल जो होल सिस्टम का जो है वो चीज़ हमको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो इस चीज़ को फॉलो करेगा वो इसके अंतर्गत में आएगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम भी से डिनोट करें, और एक ये पहला सिस्टम है हमारा, इसको हम लोग सेकेंड सिस्टम बोल देते हैं, इसको थर्ड। ठीक है, तो ये सारा पार्ट सिस्टम का मेरा पार्ट है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। सबको सम करके जो हम लोग फाइनल वॉल्यूम जो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग इंडिविजुअल पार्ट का जो है सम करके उसका होल बॉडी के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, टोटल वॉल्यूम हो गया आपका, टोटल मास हो गया, टोटल एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्या है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये आपसे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको जो इंडिविजुअल पार्ट का यदि हम लोग सम करेंगे तो हमें फाइनल जो है वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, फाइनल जो क्वांटिटी है वो हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो वैसे चीज़ों को यहाँ पे किस में रखा गया, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर रखा गया। यहाँ पे चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम इज नॉट equals to the sum of their value for the individual part of the system are called extensive properties. अब इसका एग्जांपल का यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, तो एग्जांपल जो होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, वो आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यदि हम होल बॉडी का जो है पार्ट वाइज करके टेम्परेचर को हम फाइनल टेम्परेचर उसका नहीं बता सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका प्रेशर हो गया, तो प्रेशर डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट होता है और उसको हम लोग ऐड करके जो टोटल प्रेशर नहीं बता सकते हैं। उसी तरह आपका डेंसिटी है, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज जो किस में आता है आपका, ये सारा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, so these are come under the category of intensive property, right? So next we will discuss about thermal equilibrium. This is, so it is a very important topic, thermal equilibrium. So we discuss about the thermal equilibrium. What is thermal equilibrium? Okay, so यहाँ पे देखते हैं इसको। तो when there are variation in temperature from point to point in a isolated system, ठीक है। कोई आइसोलेटेड सिस्टम में जब यहाँ पे क्या होता है आपका वेरिएशन होता है पॉइंट टू पॉइंट इसमें टेम्परेचर का, ओके। ये जितना पॉइंट आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट पे आपका क्या टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। एट एवरी पॉइंट फर्स्ट चेंज विद टाइम। तो यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल कंडीशन में आपका क्या होता है, टाइम के साथ चेंज करता है। जो टाइम यहाँ पे चेंज होगा तो टेम्परेचर भी डिफरेंट पॉइंट का चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद दिस रेट ऑफ चेंज डिक्रीज एंड इवेंचुअली स्टॉप। उसके बाद जब जो समय यहाँ पे क्या होता है बीतते जाता है तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज जो वो घटते जाता है, घटते एक ऐसा पॉइंट आता है जब टेम्परेचर चेंज जो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज जो होता है वो टेम्परेचर वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। व्हेन नो फर्दर चेंज आर ऑब्जर्व द सिस्टम इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। जब यहाँ पे जो है और टेम्परेचर यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं होगा चेंज करना, तो वैसे कंडीशंस में बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, ठीक है। इसको सिंपली आप इस तरह से समझिए, कोई भी हमारा आइसोलेटेड बॉडी है, इनिशियली वो क्या होता है, इसमें जितना भी पॉइंट पे हम लोग यदि टेम्परेचर मेजर करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो आपका समय के साथ चेंज होते रहता है। तो एक ऐसा समय आता है जब उस बॉडी का टेम्परेचर जो है और ज़्यादा चेंज होना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब जहाँ पे फर्दर चेंज जो है टेम्परेचर नॉट पॉसिबल, in such a case body is said to be in thermal equilibrium, right? So now we will discuss about the law of thermodynamics. This is very important, law of thermodynamics, है ना। ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा। तीन तरह के लॉ यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। पहला आपका आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा आपका आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा आता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे तीनों को डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसको कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आपका जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये सारा चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। आज तो बस इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बेसिक कुछ जाने, जैसे सिस्टम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी किए और उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ जो एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। और अब नेक्स्ट जो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी भी है इसको समझना। तो चलिए इसको हम लोग इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए आपका क्या बोलता है, इसमें आपको बोलता है तीन बॉडी है आपका, ठीक है। ये हमारा थ्री बॉडी है, सपोज इसका ए नाम दे देते हैं, इसका हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। तो बोला जाता है कि यदि आपका ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आपका बी के साथ, ठीक है, और आपका ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, तो आपका बी सी जो है वो भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यही आपका क्या जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ क्या बोलता है आपका, यदि कोई तीन बॉडी है और आपका एक बॉडी जो है वो दो बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दो बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ भी क्या होगा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए इसको नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन इसका, ओके। So this law state that when two bodies are in thermal equilibrium with a third body, okay, they are also in thermal equilibrium with each other. तो सेम चीज़ वही जो मैंने आपको ऊपर समझाया, यहाँ पे क्या बोला कि आपका यदि कोई बॉडी है वो आपका दो बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इस दोनों के साथ क्या है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों बॉडी जो ये दोनों भी आपस में क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसी को जीरोथ लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे आपको एसएससी जेई का जो है फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। आज तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था और फर्स्ट क्लास था आपका
यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो है मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें जो है और आगे का थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी क्लास उसको कवर करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारा कवर करेंगे, और प्रीवियस ईयर का आपका SSC JEE का जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो सारा यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ चैनल में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जो भी SSC JEE का यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर